डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। रोज सुबह 6 बजे हम यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा सवाल ये है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने गयासुद्दीन तुगलक की बिजली गिरने से हुई आकस्मिक मृत्यु का विवरण प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों 4 इतिहासकार दे दिए गए हैं। इसमें यह पूछा गया है कि किसने कहा था या कौन मानता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था उसकी मृत्यु बिजली गिरने से हुई थी, यानी आकाशीय बिजली गिरने से हुई थी। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इसामी को ही मानते हैं या बर्नी। तो यूजीसी नेट के हिसाब से देखें तो ऑथेंटिक और बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त मत यही है कि बर्नी बर्नी कब ने माना कि बिजली गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। वहीं इसामी मानता है कि ये पितृहंता यानी मोहम्मद बिन तुगलक को दोष देता है, इसके बेटे को दोष देता है कि ये सत्ता प्राप्ति के लिए अपने पिताजी को मार देता है। इब्न बतूता का संबंध इससे नहीं है, फिर भी दोस्तों एमबीटी के काल में ही आता है। ये मोरक्को का निवासी रहता है और निवासी था, वो आया था 1333 में, 1333 में आता है सिंध में और 1334 में यह दिल्ली पहुंचता है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और उस एमबीटी ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त किया था। कहाँ का? दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इसकी एक बुक है दोस्तों, इसका नाम है किताब ए रेहला। ये कई बार पूछी जाती है, किताब ए रेहला। ठीक है। बदायूनी का संबंध है दोस्तों मुगल काल से, मुगल के अकबर से है। और अकबर ने जो एक दीन ए इलाही धर्म चलाया था उसका ये खुलकर विरोध करता है। और इसकी बदायूनी की बुक है एक मुंतखब मुंतखब उत तवारीख। ये भी पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है। जहां इसामी की बात करते हैं तो इसामी फुतूह उस सलातीन एक बुक लिखता है इसामी, फुतूह उस सलातीन। ये बुक है, ये फारसी में लिखता है दोस्तों। ठीक है। ये मानता है कि पितृहंता था, यानी अपने पिताजी की हत्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब बर्नी का सवाल बहुत बार आता है, इसलिए थोड़ा बर्नी को डिटेल में देख लेते हैं। तो ये 1285 से 1357 इसके काल रहता है। सैयद वंश से दोस्तों ये संबंधित था और यह 9 सुल्तानों का शासनकाल देखता है। कहां से कहां तक? बलबन से और एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक तक का शासनकाल ये देखता है बर्नी। भटनेर दुर्ग में एक बार कैद हुआ था, तो वहीं पे उसने लिखी थी एक बुक जो कि बहुत फेमस है, तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। शुरुआत में ये सोचा था कि हम इसमें 101 अध्याय रखेंगे, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया। बाद में 11 ही पूरा कर पाया था। बाद में 90 जो मुकदमे यानी अध्याय थे उसको पूरा करने की जिम्मेदारी शम्स ए सिराज ने ली थी। तो शम्स ए सिराज, इसलिए 2 नाम आता है तारीख ए फिरोज शाही में। किसने लिखा था? शम्स ए सिराज और बर्नी, दोनों का नाम आता है, लेकिन दोनों साथ में नहीं आता, अलग अलग आता है। ठीक है, दोनों सही। और ये दोनों, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो तारीख ए फिरोज शाही जो है, मिनहाज उस सिराज की एक बुक है, तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी, ये दोनों बुक काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तबकात ए नासरी बुक किसकी है? मिनहाज उस सिराज की, मिनहाज उस सिराज की। और इसी के आगे का भाग कौन सा है? तारीख ए फिरोज शाही। तो ये था हमारा। हाँ, इसके अलावा अगर बर्नी की कुछ पुस्तकों को देखें तो उसमें है हसरतनामा, सलावत ई कबीर और तारीख ए बारामाती, तारीख ए बारामाती और इनायतनामा। इनायतनामा फिर से सुन लो एक बार, हसरतनामा, सलावत ई कबीर, मुआसिर सादात और तारीख ए बारामाती, इनायतनामा, जो कि बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तारीख ए फिरोजशाही काफी ज्यादा पूछी गई है। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए दोस्तों।
अब थोड़ा चलते हैं, देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और तुगलक वंश के बारे में थोड़ा बात कर लें, तब ये बात क्लियर हो जाएगी कि आगे क्या है। ये रहे गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325 इनका शासन काल रहता है। तुगलक दोस्तों मूल रूप से तुर्क थे, मूल रूप से, हाँ, तुर्क थे। ठीक। कोरोना शाखा, हाँ वही वाले कोरोना, लेकिन वो बीमारी वाला नहीं है, कोरोना शाखा जो थी इससे संबंधित थे। तुगलक जो शब्द का अर्थ है वो अभी स्पष्ट नहीं है, इसको पूर्ण रूप से उपाधि मानी जा रही है कि हाँ ये एक उपाधि थी। बलबन जो 1266 से 87 के समय में रहता है, तो भारतीय क्षेत्र में उसी के समय में, यानी बलबन के समय में, बलबन के समय में भारतीय क्षेत्र में ये सब आए थे। और 1320 तक ये शाही सेवा में रहे, अलाउद्दीन खिलजी तक। और 1320 में गाजी मलिक, गाजी मलिक यही है गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की सत्ता की स्थापना की। ठीक है, जो कि 94 वर्ष, ये 94 वर्ष तक चलता था, यानी तुगलक वंश सबसे ज्यादा समय तक चला था, जो 94 वर्ष, 94 वर्ष चला था। सल्तनत का दीर्घकालीन शासन, हाँ यही था ना। तो गयासुद्दीन तुगलक की बात अगर फिर से देखें, तुगलक के बाद पहला शासक था 1320 से 1325 में, और गाजी मलिक दीपालपुर, हाँ लास्ट में दीपालपुर की एकता प्रदान की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक को जब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसके पिता रहते थे, तो इसको भी दीपालपुर की एकता मिली थी। ठीक है, दीपालपुर की एकता मिली थी, और लास्ट में यहीं से ये शासक बनता है। हिंदुओं सी विनम्रता और मुसलमानों जैसा उत्साह का मिश्रण था, क्योंकि इसकी माता जो थी हिंदू महिला थी, और इसके पिता कुतलुक थे, जो बलबन की सेवा में भारत में आए थे। सितंबर 1320 को, सितंबर 1320 में सीरी में एक किला है जिसका नाम है हजार सितुन महल। हजार सितुन महल, इसमें राज्यारोहण करवाया और तुगलक वंश की स्थापना करता है। पहला सुल्तान था जो मलिक या अमीर से आग्रह करने पर सुल्तान बना था। ठीक, और पहला ऐसा सुल्तान था जिसने कृषि हेतु नहर निर्माण किया, नहर निर्माण का कार्य आरंभ करता है। और ये प्रथम प्रथम सुल्तान था जिसने हस्तशिल्प और कृषि को तवज्जो दी थी। ये बात हमको तारीखी फिरोजशाही से पता चलती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। इसको पहले बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि इसकी समस्याएं क्या थी। तो जब ये शासक बना दोस्तों, तो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसका कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में, यानी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारी के चलते गयासुद्दीन के समक्ष विभिन्न समस्याएं खड़ी हो गई थी। हालांकि बहुत कम ही टाइम पे रहे थे वो सब, उसके बाद ये आ गया था। तो राज्य की आर्थिक स्थिति खराब थी। अलाउद्दीन एक मिनट, अलाउद्दीन के बाद कमजोर केंद्र के कारण साम्राज्य में विप्लव हुए, यानी विद्रोह हुए थे। विद्रोह कहाँ कहाँ हुए थे? जैसे राजपूत विद्रोह हुआ था, बंगाल में विद्रोह हुआ था, दक्षिणी राज्यों में विद्रोह हुआ था, और उत्तर पश्चिमी सीमा में होता है। आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इससे निपटने के लिए उसने समस्याओं का समाधान किया। उसमें क्या था कि ये सबसे बड़ी चीज थी कि रस्म ए मियाना, जिसने बर्नी कहता है कि रस्म ए मियाना को शुरू किया। इसमें क्या था रस्म ए मियाना में? इसमें था दोस्तों, इसने 3 भागों में, सुल्तान सबसे ऊपर सुल्तान रहेगा। ये किसके अंतर हो रहा था? ये सब रस्म ए मियाना के अंतर्गत। ठीक है, आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सुल्तान था, उसके नीचे इक्तादार, जिसको मुक्ता भी बोलते थे, फिर खुद मुकद्दम,
और चौधरी होते थे, लास्ट में किसान होते थे। इसके तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए, यानी रस्म ए मियाना के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए। क्या? जो खुद और मुकद्दम चौधरी थे, उन्हें उनकी खेती कृषि के लिए चारागाह जो कर लगाया जाता था, कर को समाप्त कर दिया। उसको हुकूक एक होती बोलते हैं, हुकूक एक होती। दूसरा ये था कि मसाहत प्रणाली यानी पैमाइश जो करते थे, पैमाइश, पैमाइश को ही बोलते हैं मसाहत प्रणाली। इसमें प्रतिविश्वा को समाप्त कर दिया गया। प्रतिविश्वा के स्थान पर साझा प्रणाली लाएगी कि भाई सबको अब प्रतिविश्वा नहीं मिलेगा, साझा सब कई लोग मिलके करेंगे, जिसमें हुक्म ए हासिल बनाया उसने, अर्थात कुल उपज का एक हिस्सा खराज के तौर पर, कुल उपज का एक हिस्सा खराज के तौर पर वसूला जाएगा, यानी शासन कोष में जाएगा। तो उसको नस्क प्रणाली, थोड़ा अलग अलग और टफ वर्ड लगते हैं दोस्तों, लेकिन यही आजकल आ रहे हैं। नस्क प्रणाली, गलबंटई जिसको बटाई बोलते हैं, इसके आधार पर खराज का हिस्सा वसूला जाएगा। तो खराज में ये बात होती थी कि 1/10 से और 1/11 से अधिक ना हो। ये गयासुद्दीन तुगलक ने फिक्स किया था कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए साल भर में, जो हर साल जो बढ़ती है महंगाई। जबकि अलाउद्दीन सीधे सीधे 50% लेता था खराज, कि जितना उपज है खराज, फिर 50% ले लिया। वहीं मुबारक शाह इसको 20% या 30% तक लेता था, जबकि गयासुद्दीन तुगलक कितना लेता था? 1/10 और 1/20, यानी 20 या 30%। ठीक है, 1/10 या 1/11। तो किसानों के सभी रिकॉर्ड्स रखने लगे, और इसके अलावा एक काम किया कि जो किसान थे, इनके सभी रिकॉर्ड्स वो रखने लगा। इससे फायदा ये होता था ताकि फसल अगर खराब हो जाए तो उनको मुआवजा मिल सके। तो ये थी इसकी आर्थिक समस्याओं के समाधान की बातें। अब थोड़ा इसके गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण अभियान की बात कर लेते हैं, जो कि अब नेट में बहुत सारी चीजें पूछी जा रही हैं इस तरीके से। तो सबसे पहला आक्रमण करता है वारंगल व मावर अभियान, जो कि 1311 से 1322 ईस्वी। उड़ीसा अभियान, जाजनगर 1324। मंगोल अभियान करता है उसके बाद। मंगोल अभियान में दोस्तों, अगर मंगोल अभियान की जब बात करते हैं तो मंगोल अभियान में हमको मिलता है कि मंगोलों को पराजित किया था। मंगोल पूरा यहां तक नहीं आ पाए थे, मंगोल पूरा यहां तक नहीं आ पाए थे। 1324 में शेख खां मंगोल, मंगोल का नेता था उस टाइम, वो था शेख खां मंगोल। वो सिंधु नदी को पार करके आक्रमण करता है, लेकिन समाना का सूबेदार था बहाउद्दीन गुरसप, और इसकी सहायता हेतु भेजा गया था मलिक सदी को, जो कि वजीर था, और इस दोनों ने मिलकर मंगोलों को पराजित कर दिया था। वहीं गुजरात विद्रोह होता है 1332 में, इसका दमन कर दिया जाता है। बंगाल और तिरहुत अभियान होता है। पहले बंगाल अभियान पे जाता है, तिरहुत जो कि अभी वर्तमान बिहार में, दक्षिणी बिहार में है, दक्षिणी बिहार में पड़ता है। ये इसका अंतिम अभियान था दोस्तों। इसके बाद आते वक्त रास्ते में ही दिल्ली पहुंचने से पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है, दिल्ली पहुंचने से पहले ही। अब यहां मूल्यांकन और मृत्यु की बात करें अगर, तो तिरहुत से दिल्ली लौटते वक्त 8 किलोमीटर सिर्फ दूरी बची थी। अफगानपुरी में उल्लू खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वागत की तैयारियां की, एमबीटी ने।
और यहाँ पर मीर एक इमारत बनाएगी अहमद अयाज के निर्देशन में। लकड़ी की इमारत थी, मंडप बनाया गया जिसमें उसका स्वागत था। रात्रि में भोजन कर रहे थे और उसी टाइम मंडप सब गिर गया, लकड़ी का घर गिर गया, तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक और उसके पुत्र मारे जाते हैं। तो ऐसा इसामी बताता है। इब्न बतूता भी मानता है, फजल और बदायूनी भी मानते हैं कि ये भाई एमबीटी ने इस साजिश करके इसको मरवाया था। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और हम अभी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, यूट्यूब पे ही फ्री रहेगा और उसमें हम डिटेल में अच्छे से बात करेंगे इसमें। ओके दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।